हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः क्लास को कंटिन्यू करते हैं और वही श्रृंखला हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने ऐतिहासिक शासकों की एक श्रृंखला जो प्रारंभ कर रखी है। उस संदर्भ में आज हम अगले शासक के बारे में चर्चा करेंगे और आज जो शासक है वह है मौर्य वंश के महानतम सम्राट अशोक की बात की जाएगी। आज अशोक महान के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया जाएगा। अशोक महान मौर्य साम्राज्य के तीसरे और महानतम सम्राट थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक अथवा अशोक महान के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और फाइनली जो है ये आगे चल कर के अगले मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक बने। इन्हीं के संदर्भ में आज पूरा डिटेल से जो है चर्चा होगी। तो फाइनली आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके माध्यम से हम पूरे इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आपने देखा सामान्य परिचय, अशोक के बारे में सामान्य परिचय देखेंगे। फिर इसके बाद विभिन्न विद्वानों और ग्रंथों के संदर्भ में, ग्रंथ जो है सम्राट अशोक के संदर्भ में उनका क्या स्टेटमेंट है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद कलिंग युद्ध देखेंगे। इसके बाद है अशोक तथा उनका बौद्ध धर्म देखेंगे। इसके बाद है अशोक की धार्मिक नीति। अगला पॉइंट जो है वह संबंधित अभिलेखीय तथ्य। अगला पॉइंट जो है साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। और अगला पॉइंट जो है निर्माता, सम्राट अशोक को एक महान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद अगला पॉइंट जो है वह अशोक का अंत, सम्राट अशोक का अंत कैसे हुआ उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। और अगला पॉइंट जो है वह सम्राट अशोक का मूल्यांकन। इसके बाद सम्राट अशोक का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। ठीक, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से पूरे इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फाइनली जो है इस टॉपिक को आप लोग मिस मत करिएगा। ये सिविल, टीजीटी, पीजीटी, एलटी तथा हायर एजुकेशन के लिए, नेट, जेआरएफ सभी के लिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और चंद्रगुप्त की भांति ही एक चक्रवर्ती सम्राट तथा महान विजेता के रूप में सम्राट अशोक को जाना जाता है। सम्राट अशोक 273 बीसी से लेकर के 236 बीसी तक इन्होंने मगध पर शासन किया। 273 बीसी से लेकर के 236 बीसी तक इन्होंने मौर्य यानी कि मगध पर इन्होंने शासन किया, या पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया। लगभग 37 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल रहा सम्राट अशोक का। 37 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल रहा सम्राट अशोक अगर देखेंगे आप, प्रारंभिक 4 वर्ष 73 से लेकर के 69 तक 4 वर्ष तक का जो दौर है सम्राट अशोक का, वह आंतरिक मतभेद की वजह से, आंतरिक गृह युद्ध की वजह से जो है इनका राज्याभिषेक नहीं हो सका। और फाइनली जो है 269 ईस्वी में जो है इनका पूरी तरीके से राजकीय सम्मान के साथ जो है राज्याभिषेक किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो अशोक के बारे में प्रारंभिक जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह बौद्ध ग्रंथ तथा सिंहली अनुश्रुति प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान तथा सिंहली अनुश्रुति से अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक को अगर आप देखेंगे तो पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है, जबकि दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमोली के नाम से जाना गया है। जबकि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, अगर आप देखेंगे जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक प्रारंभिक दौर में अपने 99 भाइयों के साथ या अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष को लेकर के जो है अपना राज्याभिषेक ये कब करवाते हैं तो 269 बीसी में इनका पूरी तरह से राजकीय सम्मान के साथ जो है इनका राज्याभिषेक होता है। जबकि महाबोधिवंश
तथा तारानाथ, तिब्बती लेखक थे तारानाथ, महाबोधिवंश तथा तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार जो है इन्होंने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध ही, इन्होंने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है मगध पर अधिकार कर लिया था। बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है इन्होंने मगध पर अधिकार कर लिया था। इस बात की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? इस बात की जानकारी हमें तिब्बती लेखक तारानाथ तथा महाबोधिवंश से प्राप्त होती है। इसके बाद देखेंगे तो सम्राट अशोक को और कई नामों से जाना जाता है। सम्राट अशोक को कई नामों से जाना जाता है। अशोक का व्यक्तिगत नाम जो प्राप्त होता है वह नेट्टूर, उदयगोलम, मास्की गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम अभिलेखों से प्राप्त होता है। मास्की गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम अभिलेखों से जो है इनका व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है। जबकि अगर आप देखेंगे अभिलेखों में जो है अशोक को 12वें और 13वें अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी अथवा प्रियदर्शी राजा के नाम जाना जाता है। देवानाम प्रियदर्शी अथवा प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो सम्राट अशोक ने अपने आप को मगध का राजा जो है इन्होंने भाब्रू अभिलेख में कहा है। भाब्रू अभिलेख में इन्होंने किस नाम से अपने आप को संबोधित किया है? मगध का राजा या मगध सम्राट के नाम से इन्होंने संबोधित किया है। जबकि वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इनको और ढेर सारे जो है नामों के साथ जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कलिंग का युद्ध। आप जानते हैं कि 273 में ये सिंहासन पर बैठे और फाइनली जो है इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो फाइनली इनका राज्याभिषेक जो होता है वह 269 BC में होता है। और अपने युवराज काल में जो है अशोक उज्जैनी तथा तक्षशिला के जो है यह राज्यपाल रह चुके थे। अपने युवराज काल में उज्जैनी तथा तक्षशिला के यह गवर्नर भी रह चुके थे। और फाइनली राज्याभिषेक के बाद जो है 261 BC में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 BC में अशोक के द्वारा एक भीषण युद्ध लड़ा जाता है। जिसमें आपने देखा कलिंग। अगर आप कलिंग की बात करेंगे तो कलिंग पे थोड़ा सा चर्चा देख लेते हैं। कलिंग ये देखेंगे, ये उड़ीसा है और उड़ीसा में ही उस समय जो है एक स्वतंत्र रूप से कलिंग राज हुआ करता था। और कलिंग राज को मगध में मिलाने का पहला श्रेय जो जाता है वो महापद्म नंद को जाता है। वह किसको जाता है? महापद्म नंद को जाता है। और महापद्म नंद ने जो है कलिंग को जीत करके मगध में मिला लिया था। और फाइनली आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कलिंग पर अपना अधिकार किया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के समय जो है कलिंग अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। और फाइनली जो है जब सम्राट अशोक सिंहासन में बैठते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो है कलिंग को पुनः जो है विजित करने का प्रयास किया। और कलिंग एक भीषण युद्ध था। कलिंग के युद्ध में जो इतना भीषण नरसंहार हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इतना भीषण युद्ध जो है शायद ही आप उस समय देखे होंगे। इतना भीषण नरसंहार जो है आप उस समय देखे होंगे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह युद्ध जो था कितना भीषण था, कितना जो है भयानक था, कितना दर्दनाक था। और फाइनली जो है अशोक ने जो है कलिंग को प्रशासनिक आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया। उत्तरी कलिंग की राजधानी इन्होंने जो है तोसली कर दिया, जबकि दक्षिणी कलिंग की राजधानी इन्होंने जौगढ़ कर दिया। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जौगढ़ कर दिया। वहीं पर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है कि सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण करने के पीछे इनका मेन उद्देश्य था कि कलिंग की हाथियाँ उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। और फाइनली जो है उस समय हाथियों को प्रशिक्षित करके युद्ध के कार्य में लिया जाता था। और जिसकी वजह से बड़े आसानी से जो है सम्राट युद्ध को जीत लेता था। तो अशोक का जो है कलिंग पर आक्रमण करने का एक उद्देश्य था कि हाथियों को प्राप्त करना। जबकि वहीं पर इतिहासकार प्लिनी लिखता है कि अशोक ने जो है कलिंग पर युद्ध इसलिए किया था क्योंकि वह व्यापारिक और वाणिज्यिक दृष्टि से जो है
कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक दृश्य जो है कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके आधार पर जो है सम्राट अशोक ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इस आधार पर जो है उन्होंने बताया है। इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो आगे चल कर के सम्राट अशोक के जीवन में अचानक जो है परिवर्तन होता है। इतना भीषण नरसंहार और स्त्रियों बच्चों का क्रंदन कलाप, ये सब देख करके जो है उनका हृदय परिवर्तित हो गया, उनका हृदय पिघल गया। इसके बाद देखेंगे अशोक तथा बौद्ध धर्म। कहा जाता है कि इसी घटना से जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक दौर में कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि सम्राट अशोक को जो है निग्रोथ नामक जो है बौद्ध भिक्षु ने दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में, जबकि वहीं पे कुछ ये ग्रंथ ये मानते हैं कि सम्राट अशोक को जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने, सम्राट अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें महत्वपूर्ण कार्य किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने महत्वपूर्ण कार्य किया और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया। और न केवल राजकीय धर्म बनाया बल्कि इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है इन्होंने गुफाओं तथा मठों से निकाल करके उसे एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना दिया, उसे एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धर्म बना दिया। न केवल उन्होंने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बल्कि विदेशों में देखेंगे तो एशिया के, श्रीलंका, एशिया के लगभग भागों पर, एशिया के लगभग भागों पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। पूर्वी यूरोप से लेकर के उत्तरी अफ्रीका तक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़ी मात्रा में किया और फाइनली जो है यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में इसकी पहचान होने लगी। इसके बाद देखेंगे अशोक की धार्मिक नीति। अशोक धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था। अशोक ने कभी भी किसी व्यक्ति पर जबरन दबाव नहीं थोपा कि आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करिए, बल्कि यह सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देते थे। और आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्मायु होते हुए भी, बौद्ध धर्म के संरक्षक होते हुए भी इन्होंने आजीवक संप्रदाय के उत्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए इन्होंने जो है कई गुफाओं का निर्माण किया, जिसमें आप देख सकते हैं कर्ण, चौपड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी जैसे गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सम्राट अशोक ने जो है इन गुफाओं का निर्माण करके आजीविक संप्रदाय के लोगों को दे दिया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक जो थे ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे और सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देते थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे धार्मिक नीति में तो अशोक ने जो है धार्मिक नीति, अशोक ने जो है अपनी प्रजा के न केवल भौतिक उत्थान का प्रयास किया, बल्कि अशोक ने अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान का भी हर संभव प्रयास किया। और फाइनली जो है अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की, जिसे पुराणों में या जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। जिसे अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म का मतलब, धम्म जो है संस्कृत के धर्म से लिया गया है और धम्म जो है संस्कृत के धर्म से लिया गया है और जिसका मेन उद्देश्य है अब सम्राट अशोक ने जो है बिहार और आखेटक यात्रा को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने धम्म यात्रा पर बल दिया है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किस यात्रा पर बल दिया है? धम्म यात्रा पर बल दिया है। धम्म का मतलब होता है स्नेह, धर्म का मतलब होता है माता पिता की सेवा करना, धम्म का मतलब होता है स्नेह करना, धम्म का मतलब होता है बड़ों का आदर करना, धम्म का मतलब होता है छोटों का स्नेह करना, धम्म का मतलब होता है जीवों पर दया करना, धम्म का मतलब होता है हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करना,
ज़रूरतमंदों की सहायता करना। तो आगे चल कर के सम्राट अशोक ने जो है धम्म पर विशेष बल दिया, धम्म पर विशेष बल दिया। इसके बाद है संबंधित अभिलेखी तथ्य। अगर आप देखेंगे सम्राट अशोक भारत के पहले ऐसे सम्राट थे, सम्राट अशोक भारत के पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने जो है अपनी प्रजा को संबोधित करने का, अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करने का प्रयास किया, अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया। और सम्राट अशोक जो थे यह ईरानी शासक डेरियस अथवा दारा प्रथम से जो है प्रभावित थे, जिन्होंने पहली बार जो है अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का प्रयास किया था। उसका कई महत्वपूर्ण अभिलेख है, जैसे बेहिस्तून अभिलेख है, परस्पोलिस अभिलेख है, ठीक, नक्श रुस्तम अभिलेख है। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो थे यह ईरानी शासक डेरियस अथवा दारा प्रथम के थे, जिससे इंस्पायर्ड थे सम्राट अशोक, और इन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का प्रयास किया। शहबाजगढ़ी और मानसेरा दो अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में हैं, जो किसमें हैं, खरोष्ठी लिपि में हैं। वहीं निगलीवा अभिलेख जो है वह अरमाइक लिपि में है, जबकि अशोक का एक अभिलेख है जो द्विभाषिक और द्विलिपिक है। अशोक का एक अभिलेख है जो द्विभाषिक और द्विलिपिक है। और फाइनली जो है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहालेख है। जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख की अगर आप बात करेंगे तो शिलालेख को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक दीर्घ शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। उस तरह से स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख और गुहालेख, ठीक, गुहालेख। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को इस तरीके से बांटा गया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, 14 शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हैं, 14 शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हैं, और 8 स्तंभ लेख जो है 8 स्तंभ लेख जो 6 स्थानों से प्राप्त हैं। 8 स्तंभ लेख जो है जो 7 स्तंभ लेख जो 6 स्थानों से प्राप्त है। 7 स्तंभ लेख जो सम्राट अशोक के 6 स्थानों से प्राप्त हैं। इसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक के साम्राज्य के पतन के कारण से पहले सम्राट अशोक के पतन के कारण से पहले देख लेते हैं सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार। सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक जो है पूरा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, जबकि पूर्व में जो है पूरा बंगाल से लेकर के पश्चिम में पूरा ईरान तक इतने बड़े साम्राज्य में जो है, इतने बड़े क्षेत्र में सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार था। इस आधार पर इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक का समकालीन, जिसे आज आप अखंड भारत कहते हो, उस अखंड भारत की नींव डालने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को जाता है। जिन्होंने प्राचीन भारत में जो है इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, यदि सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद जो है उनके पास इतना ज़्यादा संसाधन था और यदि वो चाहते तो उन संसाधन को जो है वह विश्व विजय में लगा सकते हैं, लेकिन उन सभी संसाधनों को सम्राट अशोक ने मानव कल्याण में लगाया और मानव समाज के उत्थान में उन्होंने लगाया। संघ को उन्होंने बौद्ध धर्म तथा बौद्ध संघ को उन्होंने भारी मात्रा में अनुदान दिया, जिसकी वजह से सम्राट अशोक आज भी भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का पूरा जीवन कार्यकाल जो है वह स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। साम्राज्य का पतन अगर आप देखेंगे तो सम्राट अशोक की मृत्यु जो है वह
लगभग 236 बीसी में 236 बीसी में हुई, लगभग 37 वर्ष का एक लंबा कार्यकाल था सम्राट अशोक का। और सम्राट अशोक के पतन के बाद लगभग मौर्य साम्राज्य 50 वर्षों तक इनके उत्तराधिकारियों के द्वारा शासन किया, लेकिन हालांकि जो है सम्राट अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं सिद्ध हुआ। और फाइनली जो है 50 वर्षों बाद 185 बीसी में 185 बीसी तक आते आते जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और फाइनली मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ यह विवादित है क्योंकि अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो सम्राट अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हेमचंद राय चौधरी, इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी हैं, एक भारतीय इतिहासकार हैं, भारतीय इंडियन हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी ने यह कहा है कि मौर्य वंश का पतन जो हुआ वह सम्राट अशोक की शांतिप्रिय और अहिंसक नीति के कारण हुआ। शांतिप्रिय और अहिंसक नीति के कारण जो है मौर्य वंश का पतन हुआ। यदि जो है सम्राट अशोक शांतिप्रिय और अहिंसक नहीं हुए होते तो मौर्य साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी नहीं होता। यह तर्क किसने दिया है? यह तर्क जो है हेमचंद राय चौधरी ने दिया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे हरप्रसाद शास्त्री, एक दूसरे भारतीय हिस्टोरियन है हरप्रसाद शास्त्री का ये स्टेटमेंट है कि सम्राट अशोक की धार्मिक ब्राह्मण विरोधी नीति जो थी सम्राट अशोक की वह मौर्य वंश के पतन का कारण बनी। इसकी कौन सी नीति? इसकी ब्राह्मण विरोधी नीति को जो है इन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कारण माना है। जबकि वहीं डी.डी. कौशाम्बी जो है, डी.डी. कौशाम्बी एक दूसरे हिस्टोरियन है, डी.डी. कौशाम्बी, उन्होंने लिखा है कि मौर्य वंश के पतन के पीछे जो है संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था थी। मौर्य वंश के पतन के पीछे कौन सा कारण था? संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, संकटग्रस्त इकोनॉमी को जो है इन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कारण माना है। जबकि दूसरे जो अलग हिस्टोरियन है वह है डी.एन. झा एक दूसरे हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य के कमज़ोर उत्तराधिकारियों को जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कारण माना है। इस आधार पर जो है ये निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा जो है अलग अलग अपना तर्क दिया है, जिस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद देखेंगे महान सम्राट अशोक को जो है एक महान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। सम्राट अशोक, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, सम्राट अशोक ने पूरे भारत में इन्होंने 84,000 स्तूपों की स्थापना की थी। पूरे भारत में 84,000 स्तूपों की स्थापना की थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े जो है स्थापत्यकार थे, कितने बड़े महान निर्माता भी थे। इन्होंने सम्राट अशोक के द्वारा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना तथा नेपाल में देवपत्तनम नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नेपाल में देवपत्तनम और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा ही की गई थी। सम्राट अशोक के द्वारा ही अगर आप देखेंगे तो बराबर कर्ण चोपड़ विश्व झोपड़ी ये कई गुफा जो है आजीविकों के लिए जो है इन्होंने बनवाया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महान स्थापत्यकार तथा महान निर्माता के रूप में भी सम्राट अशोक को जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट, अशोक का अंत। हालांकि सम्राट अशोक का अंत कैसे हुआ ये भी एक विवादित है। कुछ ग्रंथ ये मानते हैं कि सम्राट अशोक का जो है साम्राज्य जितना विशाल साम्राज्य था, जितने महान सम्राट अशोक थे, उनका पतन जो है उतना ही भयानक हुआ। सम्राट अशोक का पतन उतना ही दर्दनाक और भयानक हुआ। कहा जाता है कि सम्राट अशोक
सम्राट अशोक की धार्मिक नीति के कारण, धार्मिक नीति के कारण जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को इतना ज़्यादा, बौद्ध धर्म तथा संघ को इतना ज़्यादा जो है दान दिया, इतना ज़्यादा जो है इन्होंने राजकीय कोष से दान दिया, जिसकी वजह से लगभग राजकोष रिक्त सा हो गया और इनके ही अधिकारी जो है महामाती तथा अधिकारी इनके विरुद्ध हो गए और स्वयं उन्होंने राजकुमारों को इनके विरुद्ध भड़काया जिसकी वजह से धीरे धीरे सत्ता जो है राजकुमारों के हाथ में चली जाती है और फाइनली जो है इनका अंत जो होता है वो बहुत दुखद होता है। अगर आप देखेंगे तो सम्राट अशोक की कई पत्नियों का भी जिक्र होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे धम्मा है, जिसमें अगर आप देखेंगे महादेवी, इसके बाद पद्मावती और तिसरक्षिता, ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण पत्नियों का इनके नाम है, जिसमें अगर आप देखेंगे इनके कई पुत्र और पुत्रियां भी थी, जिनमें महेंद्र है, तीवर है, कुणाल है। इसके बाद इनकी दो पुत्रियों का भी उल्लेख होता है, एक संघमित्रा है और दूसरी चारुमती, इनकी दो ये पुत्रियां थी। ठीक, सम्राट अशोक को इनकी एक पत्नी को जो है दक्षिण भारत में धम्मा के नाम से भी जाना जाता है, और महादेवी जो थी, वो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। पुराणों के अनुसार जो है इनका उत्तराधिकारी जो होता है सम्राट अशोक का, वह कुणाल होता है, जबकि कई ग्रंथों में ये माना जाता है कि इनका उत्तराधिकारी जो होता है वह तीवर होता है। इनका उत्तराधिकारी कौन होता है? तीवर होता है। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। इसके बाद देखेंगे, अगर धार्मिक नीति में कुछ पॉइंट छूट गया है, सम्राट अशोक ने जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। इन्होंने अपने सातवें शिलालेख में इन्होंने कहा है कि सभी मदों के व्यक्ति सभी जगह रह सकते हैं। ये उनकी आत्म संयम की क्या है? स्वतंत्रता है। जबकि वहीं पर जो है उन्होंने अपने 12वें शिलालेख में कहा है, कभी भी किसी व्यक्ति को अपने धर्म की तारीफ तथा दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति अपने धर्म का उत्थान तथा दूसरे के धर्म का अपकार करता है। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक का मूल्यांकन। सम्राट अशोक जो थे यह एक महानतम शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की भांति यह एक विजेता शासक थे तथा सम्राट समुद्रगुप्त की तरह ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सम्राट समुद्रगुप्त की तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जबकि अकबर की तरह यह एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि सम्राट अशोक प्राचीन काल में होते हुए भी यह आधुनिक काल के सोचों से कहीं आगे थे। और न केवल ये एक विजेता शासक के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि एक धार्मिक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। सम्राट अशोक को जाना जाता है। और सम्राट अशोक को न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व के समकालीन शासकों में महानतम शासकों के रूप में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, सम्राट अशोक को न केवल भारतीय बल्कि विश्व के समकालीन शासकों में महानतम शासक के रूप में इनकी गणना की जाती है, जिन्होंने अपने कार्यों के दम पर जो है भारतीय इतिहास में ये अमर हो गए। और आज भी जो है सम्राट अशोक को
सम्राट अशोक को जो है भारतीय इतिहास में एकमात्र शासक हैं जिन्हें सम्राट अशोक अथवा अशोक महान के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक अथवा अशोक महान के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद इनके बाद के उत्तराधिकारी जो थे वो उतने ज़्यादा योग्य सिद्ध नहीं हुए और फाइनली जो है जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आचार्य चाणक्य की सहायता से 323 बीसी में किया गया था। 323 बीसी में किया गया था। 236 बीसी तक जो है इन्होंने यथास्थिति में बनाए रखा। यानी कि इन्होंने जो साम्राज्य इन्हें अपने विरासत में प्राप्त हुई थी उस साम्राज्य को इन्होंने यथास्थिति बनाए रखा। न केवल यथास्थिति बनाए रखा बल्कि उसका और भी अत्यधिक साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन इनके बाद के उत्तराधिकारी जो थे वो अपने पूर्वजों की विरासत को सहेज नहीं सके और फाइनली जो है 185 बीसी आते आते जो है इसका पतन हो जाता है मौर्य साम्राज्य का। इनके समय में अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं कि सम्राट अशोक के बारे में कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वह 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वह 13वें शिलालेख में किया गया है। सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और अपने युवराज काल में ये तक्षशिला तथा उज्जैनी के गवर्नर भी थे। इस तरीके से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ ये टॉपिक अपने आप में समाप्त भी होता है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।